हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का ये वीडियो सेल्फ इंडक्शन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जिसको हम एल बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आगे जो है फैराडे के नियम्स और लेंज का नियम जो है वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, उसको हम कर चुके हैं। और आज का जो ये पार्ट है ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख लीजिएगा। ये पार्ट 3 है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन गुणांक। ठीक है, इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स हम उन वीडियो में अच्छे तरीके से कर चुके हैं। आप वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों वीडियो का, वहाँ पर जाइए और उन वीडियो को देख करके फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो इसमें है सेल्फ इंडक्शन गुणांक की फर्स्ट विधि क्या है। यदि सोलेनॉइड के परिमाण दिए गए हों, यदि सोलेनॉइड के परिमाण दिए गए हों तो L इक्वल टू, यानी कि जो सेल्फ इंडक्शन गुणांक होगा वो L इक्वल टू n स्क्वायर म्यू आर म्यू नॉट ए अपॉन L, और ये होगा हेनरी में। याद रखिए, इसकी यूनिट को जरूर याद रखिएगा, हेनरी में होगा। दूसरी विधि है कोयल में करंट को परिवर्तन की दर, जो भी करंट को परिवर्तन की गई, ठीक है, दर है, उसके लिए कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नीट्यूड को ज्ञात होने पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो नीचे है, देखिएगा। वो कह रहा है दूसरी विधि में कोयल में करंट की परिवर्तन की दी गई दर के लिए कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ में मैग्नीट्यूड को ज्ञात होने पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास L इक्वल टू ई डी टी अपॉन डी आई। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये आया हमारे पास जो EMF का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ से L की वैल्यू निकाल के हमने ये प्राप्त किया और यही हमारे पास हो जाएगा E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तीसरी विधि में कहा गया है कि कोयल के करंट के प्रवाह के आधार पर कोयल और फ्लक्स के टर्नों की संख्या ज्ञात होने पर, अगर देखिए कोयल के करंट के प्रवाह हमें पता हो और कोयल में जो फ्लक्स के टर्न हैं उनकी संख्याओं का हमें पता हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा सेल्फ इंडक्शन का वो होगा L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो देखिएगा, n टर्न और लंबाई L मीटर, x सेक्शन का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर और रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर के कोयल में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है। तो जब I एम्पियर का करंट ले जाया जाता है तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, NI अपॉन L अपॉन म्यू आर म्यू नॉट ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो N म्यू आर म्यू नॉट ए अपॉन L, और ये हो जाएगा इनटू में I। अब बात करते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ठीक है, अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो जब कोयल के माध्यम से प्रवाहित होने वाली, देखिए यहाँ पर, जब कोयल के माध्यम से प्रवाहित होने वाली जो करंट है उसको बदला जाता है तो फ्लक्स में अपने स्वयं की वाइंडिंग में परिवर्तनों के साथ जुड़ती है। जो फ्लक्स है वो अपने स्वयं की वाइंडिंग में परिवर्तनों के साथ जुड़ जाती है और कोयल के साथ फ्लक्स को जोड़ने के परिवर्तन के कारण ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर, समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये एक बैटरी लगी हुई है और बैटरी से ये करंट ये इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर ये एक, हम बोल सकते हैं कि कुंडली लगी हुई है और ये कुंडली के फेरे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इस फिगर को आप जो है पढ़ सकते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कि N टर्न और L मीटर लंबाई और X सेक्शन का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मीटर और रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर का एक सोलेनॉइड पर विचार करें। देखिए, ये सोलेनॉइड है, ये जो है ये सोलेनॉइड है जिसमें करंट बहता है। ठीक है, जब सोलेनॉइड I एम्पियर का करंट वहन करता है, यानी कि उसमें I एम्पियर का करंट बहता है, तो फ्लक्स जो होगा वो होगा हमारे पास NI अपॉन L म्यू नॉट म्यू आर ए, और ये होगा वेबर्स। ठीक है, वेबर्स का एक मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के चारों ओर स्थापित हो जाता है
और जब वेबर्स का एक मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के चारों तरफ स्थापित हो जाता है तो इसके साथ जो है वह जुड़ जाता है। अब ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। इसी के साथ जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पर फाई की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। फाई की वैल्यू जब हमने रखा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस एन डी अपॉन डी टी। और यहाँ से हम यह क्या देख रहे हैं कि जो भी हमने फाई की वैल्यू रखी है वो वैल्यू रखी है हमने यहाँ से, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हमने फाई की वैल्यू को वहाँ पे उठा करके रखा। और जब हमने इस वैल्यू को रखा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बनता है माइनस एन डी अपॉन डी टी और एन आई अपॉन एल अपॉन में म्यू नॉट म्यू आर ए। ये यहाँ से इसके साथ था तो इसको हम एल के नीचे लिख सकते हैं। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है माइनस एन अपॉन एल म्यू नॉट म्यू आर ए डी आई अपॉन डी टी। इसी के साथ जो है हमारे पास ये फॉर्मूला मिलेगा। और राशि जो भी ये है हमारे पास, ये टोटल जो है ये राशि क्या होगी, देखिए एन स्क्वायर म्यू आर म्यू नॉट ए अपॉन एल किसी भी दिए गए कॉइल या फिर सर्किट के लिए स्थिर होता है, यानी कि कांस्टेंट है। और इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन गुणांक। यह प्रतीक कैपिटल एल द्वारा दर्शाया गया है और इसे हेनरीज में मापा जाता है। किसमें, हेनरी में मापा जाता है। इसलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू कितना होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, जहाँ पर एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू आर म्यू नॉट ए अपॉन एल, ये हेनरी में होता है। इसको आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल। तो इसमें फर्स्ट विधि आपके पास है, यदि सोलेनोइड के परिमाण दिए हों तो एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू आर म्यू नॉट ए अपॉन एल एच, ये हो जाएगा। यहाँ से हमने ये देख लिया था, कहाँ से ये, ठीक है, ये हमने देख लिया था, ये हो गए। ये था सेल्फ इंडक्शन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, ओके। सेल्फ ये दोबारा से है, इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ओके। ओके ये आया, ठीक है, आगे बढ़ें, ओके, ठीक। अब देखिए जब हमने यहाँ पर ये किया था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ साथ हमने फिर से पढ़ा, तो ये हमने लास्ट में अभी देखा था। तो देखिएगा जो कोयल है उसका सेल्फ इंडक्शन C इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू आर म्यू नॉट ए अपॉन एल और n अपॉन आई एन म्यू आर म्यू नॉट ए अपॉन एल आई होगा। तो C इक्वल टू एन फाई अपॉन आई हो जाता है। अब देखिए यदि एन फाई की वैल्यू 1 रख दें वेबर टर्न में तो I इक्वल टू 1 एम्पियर और L इक्वल टू 1 हेनरी। इसलिए कहा जाता है कि एक कोयल में 1 हेनरी का जो सेल्फ इंडक्शन होता है, यदि 1 एम्पियर का करंट हो तो जब इसके माध्यम से 1 एम्पियर का करंट प्रभावित होता है तो इसे जो है 1 वेबर टर्न का फ्लक्स लीकेज उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ में M इक्वल टू N1 N2 A म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एल, ये फार्मूला यूज़ होता है। और म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक में फर्स्ट मेथड कोयल की विमाएँ दी जाने पर हमारे पास L इक्वल टू N1 N2 A म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एल हेनरी होगा। और सेकंड मेथड में कहें तो पहले कोयल में करंट में बदलाव की दी गई जो दर है उसके लिए दूसरी कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की परिमाण ज्ञात करना होता है। तो M इक्वल टू ई एम अपॉन डी आई अपॉन डी टी और ई एम की वैल्यू होती है इक्वल टू में एम डी आई अपॉन डी टी। थर्ड मेथड में कहा गया है कि यदि फ्लक्स के टर्न की संख्या और इस कोयल के फ्लक्स लिंकेज को एक दूसरे कॉइल में करंट के साथ जोड़ने पर हमें M इक्वल टू N2 फाई 2 अपॉन एल हेनरी में मिलेगा। फैराडे के प्रयोग की बात करेंगे
देखिए फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये एक गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर ये एक कोयल है, इसमें जो है आई करंट को हमने फ्लो कराया है। ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये मूवमेंट दिखाया गया है कि जब हम इस तरफ लाएंगे तब हमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप अगर इधर को देखने को मिलता है, तो जब हम इसको इधर दूर ले जाएंगे तो मैग्नेट जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब जैसे मूवमेंट कराएंगे वैसे विक्षेप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पास ले जाएंगे तब विक्षेप आएगा, दूर ले जाएंगे तब विक्षेप आएगा। लेकिन अगर इसको हम एक ही जगह पर रोक देंगे, इस चुंबक को एक ही जगह पर रोक देंगे तो उसमें भी कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, तब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम जब तक इसका मूवमेंट रखेंगे मैग्नेट का कभी इधर, तो हमें एक विक्षेप देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इस कोयल में धारा प्रवाहित होगी। एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, देखिए रेस्ट पर मैग्नेट में कोई डिफ्लेक्शन, देखिए मैग्नेट अगर रेस्ट पर है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मैग्नेट कोयल की ओर बढ़ता है तो एक दिशा में डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। और देखिए मैग्नेट को उसी स्थान पर कोयल के पास स्थिर रखा जाता है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मैग्नेट कोयल से अगर दूर चला जाता है तो विपरीत दिशा में डिफ्लेक्शन होगा। मतलब विपरीत दिशा में कैसे कि मैग्नेट को जब कोयल के पास ला जा रहा था और जिस दिशा में उसमें डिफ्लेक्शन था तो अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा। मैग्नेट को उसी स्थिति में रखा जाता है तो कोयल से दूर अगर रखा जाए तो वो स्थिर हो जाएगी, तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। इससे निष्कर्ष दोस्तों ये निकलता है कि जब किसी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति की बात हो रही है, सापेक्ष गति होती है तो कॉइल के साथ फ्लक्स बदलता है और फ्लक्स में यह परिवर्तन एक कॉइल के अक्रॉस एक वोल्टेज को इंड्यूस कर देता है। इसी कारण जो है गैल्वेनोमीटर विक्षेप पैदा करता है और हमें करंट का निर्देश देता है। अब देखिए फैराडे का नियम क्या था। फैराडे का फर्स्ट नियम क्या है, देखिए वायर के कॉइल के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई भी बदलाव कॉइल में इंड्यूस होने का कारण हो सकता है, इंड्यूस करंट होने का कारण हो सकता है, तो इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। और यदि कंडक्टर सर्किट बंद हो जाता है तो करंट भी सर्किट के माध्यम से सर्कुलेट होगा और इस करंट को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड को बदलने की जो विधि है वो कैसे है। फर्स्ट विधि है मैग्नेट को कोयल से दूर ले जाकर या फिर उसके पास लाकर। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाकर हम उसको जो है चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए कोयल के फील्ड को बदलकर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं और मैग्नेट के सापेक्ष कोयल को रोटेट कराने पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा सकता है। फैराडे का दूसरा नियम अगर हम देखें तो यह बताता है कि कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण कोयल के साथ जुड़ने वाले फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कोयल का फ्लक्स लिंकेज कोयल में टर्नों की संख्या और कोयल से जुड़े फ्लक्स का गुणा होता है। इसको आप याद रखिएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। माना एक मैग्नेट एक कोयल की ओर आ रहा है, एक मैग्नेट जो है एक कोयल की ओर आ रहा है, ये एक मैग्नेट है, ये एक कोयल बनी हुई है, इस तरीके से था। ठीक है, हम T1 और T2 समय में दो घटनाओं पर विचार करते हैं। तो T1 समय पर कोयल के साथ फ्लक्स लिंकेज T1 = N∅1 वेबर होगा, T2 समय पर T2 = N∅2 वेबर हो जाएगा। फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन हम देखेंगे तो T2 - T1 = N∅2 - ∅1 देखेंगे और ∅ = ∅2 - ∅1 है तो हम इसको ∅ रखेंगे तो T2 - T1 = N∅। अब लिंकेज में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, N∅/L कहलाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो दाएं साइड का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम देखेंगे तो N∞ हो जाएगा और लिंकेज में परिवर्तन की दर = N∞ कहलाएगी। लेकिन फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियमानुसार फ्लक्स लिंकेज में के परिवर्तन की दर जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि E = -N∞ इसको हम लिखेंगे। क्लियर है। फैराडे के नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे तो फैराडे के नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण नियमों में से एक है और यह नियम अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक मशीनों, उद्योगों और चिकित्सा क्षेत्र आदि में उपयोग होता है। पावर ट्रांसफार्मर फैराडे के नियम के आधार पर कार्य करते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर का मूल कार्य सिद्धांत फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन का नियम दोहराता है। इंडक्शन
जो इंडक्शन कुकर खाना पकाने की सबसे तेज़ विधि है और म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। जब एक खाना पकाने के कंटेनर के नीचे रखे कॉपर वायर में से करंट प्रवाहित होता है तो यह एक परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है और यह बारी बारी से या फिर मैग्नेटिक फील्ड को सब बदलने में एक ईएमएफ उत्पन्न करता है और ईएमएफ उत्पन्न करने पर क्या होता है कि इंडक्शन कंटेनर में करंट प्रवाहित होता है और हम जानते हैं कि करंट का प्रवाह हमेशा हमें हीट जनरेट करता है। कुछ तरल पदार्थों के वेग को मापने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का उपयोग भी किया जाता है और जब एक मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड पाइप पर अप्लाई होता है जिसमें तरल पदार्थ प्रवाहित होती है तो फैराडे के नियमानुसार इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होता है और यह इंड्यूस्ड ईएमएफ द्रव प्रवाह के वेग के अनुपातिक में होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार फैराडे के फोर्स की लाइनों का विचार जो प्रसिद्ध मैक्सवेल के समीकरणों में उपयोग किया जाता है और फैराडे के नियम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन से इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन होता है और मैक्सवेल के समीकरणों में इसका उपयोग अत्यधिक है। इसका उपयोग संगीत वाद्य यंत्र जैसे इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रिक वायलिन आदि में भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करें तो यह पाया जाता है कि जब भी एक करंट ले जाने वाले कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो एक फोर्स कंडक्टर पर कार्य करता है जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लंबवत दिशा में होता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो है ये बाएं हाथ का अंगूठा है, ये बाएं हाथ की अंगूठे के पास वाली उंगली और ये जो है ये उंगली बताती है कि ये करंट की दिशा है जो अंगूठे की साइड से दूसरी उंगली यानी कि मिडिल फिंगर होगी। ठीक है, तो देखिएगा ये हमें बताती है कि करंट की दिशा इस साइड है और जो अंगूठे के पास वाली उंगली है वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और जो हमारा अंगूठा होगा वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब एक दूसरे के तीनों लंबवत होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग देखिए फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम अनुसार जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रवाहित होगी। यदि यह कंडक्टर बलपूर्वक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाता है तो अप्लाई बल की दिशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच एक संबंध होता है। इन तीनों दिशाओं के बीच का जो संबंध है वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से तय होता है और यह नियम बताता है कि दाहिने हाथ की जो पहली उंगली है दूसरी उंगली और अंगूठे की एक दूसरे के समकोण पर होंगे, यानी कि एक दूसरे के 3 डिग्री पर होंगे। मतलब अगर ये अंगूठा है और ये उसके पास वाली उंगली है तो हमारे पास जो होगा ये इस तरीके से, मतलब ये बिल्कुल एकदम सामने, ये एकदम बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, जैसे कि 3D में हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से तीनों दिशाएं होंगी। यदि तर्जनी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है तो अंगूठा गति या फिर सप्लाई बल की दिशा में प्रदर्शित करता है तो दूसरी उंगली इंड्यूस्ड करंट की दिशा में प्रदर्शित करेगी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में क्या होता है, ये बल की दिशा अगर बता रही है तो फील्ड की दिशा बताएगी और ये करंट की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आता है लेंज का नियम क्या होता है। देखिए लेंज का नियम क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना में किसी सर्किट में उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इंड्यूस करंट की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह खुद उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर लेंज का नियम आता है। लेंज का नियम फैराडे के इंडक्शन के नियम पर आधारित है। तो फैराडे ने बताया कि यह परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में एक करंट उत्पन्न करेगा और लेंज नियम हमें इस इंड्यूस्ड करंट की दिशा बताता है जो प्रारंभिक परिवर्तन मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करती है, जिसने इसको उत्पन्न किया ये उसी का विरोध करेगी। यह निगेटिव चिन्ह द्वारा फैराडे के नियम के सूत्र से दर्शाया जाता है -d∅b/dt। तो सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है।
तो E समानुपाती d∅/dt। अब देखिए लेंज के नियम का सूत्र क्या है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के उपयोग किए जाने वाले नेगेटिव संकेत मिलता है, ये तो हमें नेगेटिव संकेत मिलेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई और मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा dB में विपरीत संकेत है, तो हम लिखेंगे E = -n d∅b/dt या फिर del∅b/del t। E जो है वो है इंड्यूस ईएमएफ, del∅b मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है और n जो है वो कोयल में नंबर ऑफ टर्न यानी कि टर्न की संख्या है। एक इलेक्ट्रिकल मशीन की प्राथमिक अवधारणा के बारे में बात करेंगे तो जो एलिमेंट्री कंसेप्ट है ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन का, तो क्या है, एक जो है वायर है उस पर हम पहले विचार करेंगे, जो घड़ी की दिशा में कोणीय वेग ओमेगा के साथ रोटेट किया जाता है। यानी कि एक वायर है, वो घड़ी की दिशा में कोणीय वेग W के साथ रोटेट किया जाता है और रेडियन पर सेकंड फ्लक्स घनत्व टेस्ला के एक समान मैग्नेटिक फील्ड में मैकेनिकल टॉर्क को जो है प्रभाव देखा जा सकता है जब हम उसे घुमाते हैं। कोयल में इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो है फ्लक्स में चेंज होता है। अब यदि कोयल के एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RL से जुड़े होते तब करंट प्रवाहित होगी। इस प्रकार इंड्यूस ईएमएफ और करंट I एक दिशा में होते हैं। जो करंट कोयल से प्रवाहित है वह स्वयं के मैग्नेटिक फील्ड को स्थापित करता है, जो टॉर्क डेवलप करके मेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहा जाता है। इस टॉर्क का परिमाण F है और ये F के समानुपाती होता है। ठीक है, जब कोयल के सर्किट को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के माध्यम से बंद किया जाता है तो Tm यानी कि जो टॉर्क है उसको कॉइल द्वारा Tf के विपरीत दिशा में स्थापित किया जाता है। इसलिए Tf को दूर करने के लिए जो Tm को हम बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ Te का भी जो है ध्यान रखते हैं, उसको भी हम जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो Tm = Te + Tf हो जाता है। तो Tf = नेग्लिजिबल अगर हम माने तो Tm = Te हो जाएगा, दोनों ही बराबर हो जाते हैं। कोयल के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट का परिमाण I = E/R + R हो जाएगा। R जो है वो कॉयल का रेजिस्टेंस है और RL जो है वो लोड का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं E = IRL + IR, दोनों और I से हम गुणा करेंगे तो AI = I²RL + I²R हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा I²R है तो IR अलग निकालेंगे तो ये I बचेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास V हो जाएगा और ये I बचेगा। ठीक है, I²R ये हम लिख सकते हैं। जहाँ पर AI जो है वो विकसित इलेक्ट्रिक पावर है और I²RL जो है इलेक्ट्रिक लोड में इलेक्ट्रिकल पावर का उपयोग है। V = है टर्मिनल वोल्टेज जिसे IRL बोला जा रहा है और I²R जो है कोयल रेजिस्टेंस में पावर लॉसेस को बताता है। ठीक है, अब देखिए विकसित इलेक्ट्रिक पावर EI = ω/TE हो जाएगा, जो मैकेनिकल पावर कहलाएगी, और जो संबंध है वो EI = W/ω/TE हो जाएगा। और इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि जब V = IR है और VI = I²R हो जाएगा तो EI = 2BILVI, तो EI = 2BILVI को हम लिख सकते हैं 2FRV/R, तो इसी को हम लिखेंगे TE ω और इसी के आधार पर EI = TE ω को हम ये सिद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोटर और जनरेटर के बीच अंतर की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में हर सेमेस्टर में जब भी इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट पढ़ाई जाती है उसमें ये पूछा ही जाता है। मोटर और जनरेटर के बीच अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। तो एक तरफ मोटर को लिया, एक तरफ जनरेटर को लिया, दोनों की हम बात करेंगे साथ साथ। देखिए फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है मोटर, और जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज कर देता है। मोटर जो है करंट सप्लाई वाइंडिंग द्वारा की जाती है। मोटर में करंट सप्लाई जो है वो वाइंडिंग द्वारा की जाएगी और जनरेटर में करंट को उत्पन्न किया जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है। मोटर में क्या होता है कि दी गई सप्लाई के अनुसार AC और DC कहलाती है, AC मोटर और DC मोटर। लेकिन जनरेटर में यदि आउटपुट AC है तो AC जनरेटर, DC है तो DC जनरेटर कहलाएगा। मोटर में क्या होता है कि यह फैराडे और लेंज बल समीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन जनरेटर में ऐसा नहीं है, यह फैराडे के नियम पर कार्य करता है। मोटर एनर्जी का उपयोग करता है लेकिन जो जनरेटर है वो एनर्जी को उत्पन्न करता है। ठीक है, एनर्जी का उपयोग मोटर करती है और एनर्जी को उत्पन्न जनरेटर करता है।
मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग बल की दिशा के लिए होता है, लेकिन जनरेटर में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो है उसको करंट की दिशा के लिए ज्ञात करने में किया जाता है। अब देखिएगा बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है किसमें, मोटर में, और जो जनरेटर है उसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। यहाँ पर हम देखें तो मोटर में वोल्ट इक्वल टू, देखिए ये ई है जो बैटरी के लिए यूज होता है, और प्लस में आई ए आर ए, ये इक्वेशन होती है, लेकिन जो जनरेटर होता है उसमें ई इक्वल टू वी प्लस आई ए और आर ए होती है, क्योंकि इसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसमें जो है ये वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो ये इक्वेशन यहाँ से बनती है। ठीक है, तो थैंक यू। यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, यानी कि एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिकल मशीन हमने एंड किया, और अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 2 है, और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगा और उसको सबसे पहले वॉच करोगे। देखेंगे सबसे पहले कौन वीडियो पर कमेंट करता है और कौन जो है वीडियो को देखता है। तो चलिए देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।